नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई और 16 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्योंकि कल की क्लास में नहीं ले पाया था, तो आज हम दोनों दिवस का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। यूएई देश इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। बेसिकली होता क्या है, यूएई जो कंट्री है उन्होंने कभी भी इजराइल में अपना जो एम्बेसी होती है ओपन नहीं किया है। वो ऐसा पहला खाड़ी देश बनने वाला है। खाड़ी मतलब क्या होती है, गल्फ कंट्रियाँ, जो कि इजराइल में अपना दूतावास ओपन करेगा। ठीक है, खाड़ी देशों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें कौन कौन से हैं? यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है और बहरीन है और ओमान है। ये सभी कंट्रियां क्या कहलाती हैं? खाड़ी देश कहलाती हैं। और इन सभी खाड़ी देशों का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे? सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब जान लीजिए मैप के माध्यम से कि ये खाड़ी देश क्या होते हैं। जो आपको येलो येलो सारे के सारे दिख रहे हैं, पहले नंबर पर लिखा है सऊदी अरब, ऊपर उधर लिखा है कुवैत, फिर लिखा है बहरीन, फिर लिखा है कतर, फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा है यूएई और सबसे लास्ट में लिखा है ओमान। आप जरा ध्यान से देखिए सभी चीज़ों को। जो कुवैत के पास में जो नीला नीला आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है पानी टाइप का, यहाँ पे लिखा है ये पर्शियन गल्फ। तो इस के किनारे जितने भी ये देश बसे हुए हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? खाड़ी देश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में आरबीआई ने अमेरिका डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने जितने भी इसके कस्टमर हैं उनका डेटा उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। यदि हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह कौन है? शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ये मास्टर कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में हम। हाल ही में अगस्त 2021 में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब ये बैठक आयोजित होने वाली है अगस्त में, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यदि हम बात करें यूएनएससी का मुख्यालय, तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एंटोनी गुटेरेस। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है कि जो यूएनएससी की बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हो क्या रहा है? बेसिकली भारत और नेपाल के बीच में इस जल विद्युत परियोजना के बीच में बहुत समय से परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उसको निपटारा करने के लिए उन दोनों ने आपस में क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये बात आप इसको याद रखिएगा। साथ में हम बात करते हैं नेपाल की राजधानी, तो क्या है? काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी। ठीक है, और अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम क्या है? शेर बहादुर देउवा। अभी आगे भी हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्म का अनावरण सिंगापुर देश में किया जा रहा है। अब ये तैरते हुए फर्म क्या होते हैं? बेसिकली सोलर प्लेट छत पे लगाई जाती हैं, ज़मीन के ऊपर लगाई जाती हैं। तो ये ऐसी सोलर प्लेट हैं जो काय पे लगा रहे हैं? पानी की। फोटो देखिए आप ज़रा, पानी में एक बोट टाइप का स्थान बनाकर उसके ऊपर सोलर पैनल को लगाना क्या कहलाता है? आपका ये तो कोई बहुत बड़ा बन गया। देखो ये कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पूरा नदी का एरिया है पूरा आपको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये सिंगापुर में। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? पहली बार तेलंगाना राज्य में। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी क्षमता कितनी होने वाली है? 600 मेगावाट। और तेलंगाना में कितनी थी? 16 मेगावाट। तो तीनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। कौन कौन सी रखना है? कि पूरे विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ पैनल फर्म जो कि सबसे बड़ा होने वाला है सिंगापुर। भारत का सबसे बड़ा कौन सा था पहले? तेलंगाना। अब कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
और साथ में एक और बात इसमें एक और है अगले क्वेश्चन के आधार पर कि हाल ही में कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया है। तो देखिए वो क्या था, आपका तैरता हुआ नदी के ऊपर बन रहा था, या नदी तालाब या समुद्र के ऊपर, और ये कहाँ बनेगा, धरती के ऊपर। जो महाभारत हुआ था कच्छ के रण में, तो वो जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सोलर पैनल को स्थापित कर रहे हैं। जो कच्छ है ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी जी। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 20वां। तो इस इंडेक्स में भारत का 20वां स्थान है। कौरसेरा की वैश्विक कौशल इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस सूचकांक में भारत का 67वां स्थान है, 67वां। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार बनाए गए हैं। जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसके न्यू जो प्रेसिडेंट हैं, किसको बनाया गया है, अरुण कुमार को बनाया गया है। यदि हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम क्या था, HL दत्तू। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021 का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2022 में कराया जाएगा। इनका आयोजन हरियाणा राज्य में होगा। यदि हम बात करें भारत के केंद्रीय खेल मंत्री की, तो वह कौन बन गए हैं, अनुराग ठाकुर। इससे पहले कौन थे, किरण रिजिजू जी। अभी कैबिनेट चेंज हुआ है तो उसमें खेल मंत्री किसको बना दिया है, अनुराग ठाकुर को। ये इससे पहले कौन थे, BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये आपको ये बात याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, 2021 के हैं, जो कहाँ पर होंगे आयोजित, हरियाणा राज्य में। ठीक है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। अब ये यशपाल शर्मा कौन है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। 1983 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसके ही सदस्य थे। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अब ये फोटो आपको जो दिख रहा है ये कौन है, पीयूष गोयल जी। ये पहले कौन थे, कैबिनेट मंत्री। अब इनको क्या बनाया दिया गया है, राज्यसभा का नेता बना दिया गया है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था कि वे थावरचंद्र गहलोत की जगह लेंगे। इससे पहले ये नेता कौन थे, थावरचंद्र गहलोत। और थावरचंद्र गहलोत को अब कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, और थावरचंद गहलोत की जगह किसको रख दिया गया, पीयूष गोयल जी को। तो आपको ये बात याद रखना है कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, पीयूष गोयल जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाल ही में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शेर बहादुर देउवा को 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये जो पर्सन है ये कौन बन गए हैं, अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये आदेश किसने दिया था, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये आदेश दिया था कि आप इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए। उन्होंने वह प्रधानमंत्री की शपथ, मतलब यदि बात करें कि वहाँ पर प्रधानमंत्री शपथ कौन दिलवाता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। मतलब वहाँ की जो राष्ट्रपति होती हैं उन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। साथ ही साथ इन्हें क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान के तहत इन्हें 30 दिन के अंदर अपने सदन में विश्वास मत भी पारित करवाना होगा। एक बात और इसमें याद रखना है कि जो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम क्या है, KP ओली जी। जो कौन थे यहाँ के पहले, इनसे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के मई जून तक मध्य प्रदेश की प्रथम पूर्णतः सोलर सिटी सांची को बनाया जाएगा। यदि हम केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कंप्लीटली सोलर सिटी किसको बनाया जाएगा, तो वो कौन होगी, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज सांची को बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्लांट के द्वारा बनाई जाने वाली सौर ऊर्जा की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 10 मेगावाट, जो कि पूरे संपूर्ण सांची को क्या करेगी, रोशन करेगी। जबकि भारत की प्रथम पूर्णतः सोलर सिटी उड़ीसा का कोडांग शहर है। यदि पूरी इंडिया की बात करते हैं तो कौन सा है, उड़ीसा का कोडांग शहर। ठीक है, सांची की बात कर लेते हैं। सांची भारत का दूसरा ऐसा सिटी होने वाला है जो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से
16 सिटी बन जाएगा। और पहला कौन सा हो जाएगा आपका, पहला कौन सा था आपका, उड़ीसा का कोणार्क शहर। यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का ये पहला सिटी रहेगा। ठीक है, चलिए सांची के बारे में कुछ बिंदु जान लेते हैं अपन इसी में। सांची रायसेन जिले में स्थित पर्यटन स्थल है, जिसे यूनेस्को की पर्यटन सूची में वर्ष 1989 में जोड़ा गया था। ठीक है, सांची विश्व में बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ वर्ष 2013 में बौद्ध जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा यहाँ पे वर्ष 2013 में सांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी ग्रुप ने इसमें 74% हिस्सेदारी खरीद ली है, जबकि शेष जो 26% हिस्सेदारी बचेगी वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में रहेगी। तो आपको फिलहाल के लिए केवल इतनी सी बात याद रखना है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया। तो आंसर क्या होगा, अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप के बारे में और बात जान लेते हैं। अब क्या होगा, अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इनके पास देश के 7 एयरपोर्टों का अधिग्रहण है। कौन कौन से, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मंगलोर और तिरुवनंतपुरम, ये सभी इनके अधिग्रहण में आ गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 60 सीटें बढ़ेंगी। अभी ये कुछ समय पहले वहाँ पे क्या हुआ, परिसीमन आयोग पहुँचा है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के 4 दिवसीय दौरे की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वहाँ पर विधानसभा की 7 सीटों को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 थीं, जो कि अब बढ़कर 90 हो जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ सीटों को कम करने का और बढ़ाने का काम किसका होता है, परिसीमन आयोग का होता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सीमन मतलब क्या होती है, सीमा। आगे जानते हैं इसी में। इस प्रक्रिया में पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के लिए रिक्त 24 विधानसभा सीटों को इनमें शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें परिसीमन आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परिसीमन आयोग अपना हक नहीं जता सकता कि हम इनको इसमें ऐड करें अथवा नहीं करें। और ये पूरी जो प्रक्रिया होगी वर्ष 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। आगे जानते हैं, इस बार जो परिसीमन यहाँ पे लगाया गया है जिससे ये विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं, वह क्या कहलाएगा, जम्मू कश्मीर में यह परिसीमन वर्ष 2021 कहलाएगा। और यह परिसीमन जो बनाया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया हो गया है। जबकि इससे पहले जो पहले का परिसीमन वर्ष था वह क्या था, 1995 लागू किया गया था, जो कि वर्ष 1881 की जनगणना के आधार पर बनाया गया था। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने इसको क्या किया है, हेड किया है। यदि हम बात करें परिसीमन शब्द के बारे में, तो परिसीमन शब्द का अर्थ होता है कि जब किसी देश की जनगणना की जाती है तो राज्यों में नई जनसंख्या के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ पर कितनी सीटें बढ़ाई जाएं और कितनी कम की जाएं। क्योंकि क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। जनगणना होने के बाद में क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर क्या होती है, कमी। तो वृद्धि होगी तो सीटों को बढ़ाया जाएगा और कमी होगी तो सीटों को कम किया जाएगा। तो इसी के आधार पे परिसीमन आयोग काम करता है। परिसीमन आयोग को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका नाम क्या होगा, बाउंड्री कमीशन। इसे सीमा आयोग भी कहा जाता है। चलिए आंसर ऑफ द डे जानते हैं पिछले वाले क्वेश्चन का जो मैंने आपको इसमें दिया था। मैंने आपसे पूछा था वर्ष 2021 का महिला एकल विंबलडन का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एशले बार्टी। ये कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्होंने क्या जीता है, वर्ष 2021 का विंबलडन खिताब जीता है। आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपके लिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा किस देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका ऑप्शन क्या है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो चलिए मिलते हैं एक अगली नई करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।